वो पॉइंट कवर करना है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो उसकी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो बैरेक्ट सबके पास होगा ही, देवियो बैरेक्ट सभी के पास है। अगर नहीं है, एक बैरेक्ट ले लेना, अपलोड कॉपी मत लेना कि प्रिंट विंट निकाल लेंगे, उससे अच्छा है 300 रुपये या 250 रुपये तक का आएगा, एक बैरेक्ट खरीद लीजिए। सबसे अच्छा रहेगा आप CLA का ले लो या फिर त्रिपाठी वाला ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैरेक्ट नया होना चाहिए आपके पास। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से ना एक राजपत्र है। आवाज स्लो हो गई है, कोई बात नहीं, आवाज और बढ़ जाएगी। अब आ रही है आवाज। कॉन्स्टिट्यूशन एक राजपत्र है, एक ऐसा सिस्टम लिखा गया है जिसके ऊपर, जिसके हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। वो रूल रेगुलेशन जैसे होता था ना कि सॉरी, कि फरमान जारी करना, राजा ने फरमान जारी कर दिया, आज के बाद 9 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा। ये मस्जिद ने फतवा जारी कर दिया कि इस एरिया के अंतर्गत अब कोई भी 10 बजे के बाद नहीं दिखेगा। वो क्या चीज़ें थी, वो एक तरह से, क्योंकि पहले संविधान नहीं था। संविधान एक ढांचा है जिसके हिसाब से हम अब रूल करने वाले हैं आगे, हमें कार्य किस हिसाब से करने, एक रूल, बहुत सारे रूल को मिला करके समावेशित करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा जिसे हमने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात आती है क्या है, पहले से है या पहले से नहीं है। देखो, अगर सही मायने में कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अनंत काल से है। आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ लॉ, केल्सन थ्योरी, ग्रोन नॉन नॉर्म्स। बहुत स्लो आ रही है, 1 मिनट, चलो आवाज का कुछ करते हैं, 1 मिनट। अब आवाज आ रही है आप लोगों के पास? आवाज सही हुई है? अब जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ना है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप क्या होते हैं, क्या टाइप है, क्या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। देखो, 2 तरह कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एक तो लिखित हो गया, एक अलिखित। अब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? देखो, पहले क्या होता था, पहले कुछ भी लिखित नहीं था, परिभाषित नहीं था। अगर आपने पुरानी चीजें पढ़ी हैं, थ्योरी, जैसे इज्मा वगैरह पढ़े हैं आपने, सुन्नी पढ़े हैं, ये सब जाते हैं, ये लिखी हुई चीजें नहीं है। ये मैंने सुना, मैंने आपको बताया, आपने उसको बताया। जैसे कबीले वगैरह होते थे, वो लिखते नहीं थे, वो क्या करते थे, मैंने कोई चीज याद की है, मैंने कोई रूल निकाला है, मैंने अगली पीढ़ी को बताया, उसने अगली पीढ़ी को बताया, उसने अगली पीढ़ी को बताया, मतलब वहां पर कुछ भी परिभाषित नहीं है। देखो, अब माइक लग चुका है तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी, जिसे जो भी कहना हो मैसेज करके कह दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ लिखने की चीजें आई कि ठीक है, देखो हम इसको परिभाषित कर देते हैं एक बार, इस शब्द का मतलब क्या होगा, हम रूल किस तरह से करेंगे, कहाँ कहाँ इन रूल को हम अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें हमने लिख दी। फिर उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं हुआ, जो हमने एक बार लिख दिया वो हमेशा वही चलेगा फिर, ठीक है। वो क्या होगा, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से था, क्या पहले से था, पहले से नहीं था। लिखित का मतलब यह है कि मैंने एक बार लिख लिया, अब आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा उसका मतलब क्या था, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने सारी चीजें लिख दी कि इसमें हम चेंज करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक नहीं करेंगे। सपोज अपने फंडामेंटल राइट की बात करो, देखो पहले क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन शायद कल या परसों ही पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हम, सही मायने में तो। लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये मान के चलो कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपको कॉन्स्टिट्यूशन की है। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे देखा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमें पता है अगर वो लिखे हुए ना होते, सिर्फ ये होता नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार। फिर प्रॉब्लम आती ना कि मौलिक अधिकार क्या है खाना खाने का अधिकार है, इसका अधिकार है, उसका अधिकार है, कौन कौन से अधिकार सॉरी मौलिक मौलिक अधिकार में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, तो इसलिए इन चीजों को लिखित कर दिया। अब बात आती है लिखित की शुरुआत कहां से हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले अमेरिका ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था राइटिंग फॉर्म में, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कौन सा है, अमेरिका का। उसके बाद हमने भारत का लिखना शुरू किया, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं किससे प्रेरित होकर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को राइटिंग में लाया गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है, अमेरिका से। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, सिर्फ ये नहीं है आपका बैरेट खत्म करा दिया, आपके रूल खत्म करा दिया, आपके केसेस खत्म करा दिए तो क्लास खत्म होगी, मतलब ये है आप रटो, समझो, जो भी करना है करो, वो आपकी इच्छा है। मतलब जब तक क्लास कंप्लीट होगी, डेली की क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास और सिलेबस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का,
एक एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन ये नहीं सोचना कि इस आर्टिकल में क्या था, शायद ये था, शायद ये था, नहीं, ये था मतलब ये था, कंफर्म होना चाहिए। वो मेरा काम है याद कराना, और साथ साथ आपको याद करना वो आपका काम है। 1 घंटे क्लास होगी, आपको सिर्फ ये करना है कि 1 घंटा सारे काम छोड़ करके चुपचाप बैठ के पेन पेंसिल उठा के लिखना है। बस जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखते रहना, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे। बाकी जो ज्यादा अच्छे हैं वो तो मैं लिखवाऊंगा ही। 1 घंटा सिर्फ मेरा है ये, इसमें आपको घर का कोई काम नहीं करना, इसलिए सुबह का टाइम रखा गया है ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। टाइमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम 6 बजे के टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई आपत्ति विपत्ति दुविधा संकट किसी को भी? सुबी जी को प्रॉब्लम है, सुबी जी कैसी प्रॉब्लम है, किस समय करना चाहिए? पहले हो भी सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप लोग सबकी सुविधा होगी तो नाइट में फिर 10 या 11 बजे हो पाएगा। वो आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रुप बना है अलग से, वो ज्वाइन कर लीजिए सभी जो उसमें नहीं है, वहां पे डिस्कस कर लिए। टाइमिंग 10 या 11 बजे राइट में भी कर सकते हैं फ्री। और दूसरी बात ये है, ये सुबह वाली क्लास अगर इस टाइम ही रहेगी, वैसे 90% 10% देखने क्या रहता है, तो क्लास आपको डेली अपलोड मिलेगी। तो डेली क्लास अपलोड मिला करेगी आपको दोपहर के बाद। ये क्लास पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी, आप किसी भी समय देख सकते हो, कितनी ही बार देख सकते हो इसको, लेकिन 2 दिन बाद से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बैरेक्ट आपके पास है, कोई भी बैरेक्ट होगा किसी भी पब्लिकेशन का, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक पेंसिल उठाओ या पेन, उसके ऊपर लिख दो 393 393। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए आप 393, या फिर यहाँ पे पेन नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, जहां पे भी लिखा हुआ है ना फर्स्ट पेपर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखिए। आप क्या लिखोगे? 393। चलो मैं भी लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको लर्न कराना सब कुछ। 393 393 क्या है? आपने जितने भी बैरेक्ट पढ़े हैं अभी तक, सब में आपने क्या पढ़ा है? टाइटल एंड एक्सटेंट। उसका नाम क्या होगा? इसका नाम ये होगा, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सब कुछ पढ़े हैं ना आपने। सब में एक पहला आर्टिकल दिया गया है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इसका नाम क्या होगा और ये कहां से कहां तक अप्लीकेबल होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें कहां दी गई है? आपके 393 में। कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ डिफाइन है, क्या मतलब है। क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है सारे बैरेक्ट पढ़ने की। किस तरह से पढ़ते हैं हम? सबसे पहले शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं, एक्सटेंट पढ़ते हैं, फिर सेविंग्स पढ़ते हैं, फिर रिपील पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, वो सारी चीजें पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें बनी गई थी, कुछ पार्ट हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ अनुसूची हैं, वो सारी चीजें, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। अब सबसे पहले हमें जो इसका नाम पढ़ना है, इसका नाम क्या है, कब इन्फोर्स हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पार्ट 22 पर। ठीक है, आ जाइए आर्टिकल 393। हाँ बिल्कुल सुबी जी वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ईश्वर ने चाहा तो जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होगा, एक भी क्वेश्चन आप ये सोच के भी नहीं जाओगे कि गलत हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक एक पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाइए आप आर्टिकल 393 पर, 393। बैरेक्ट खोलिए जल्दी से, देखो समय बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हो, समय बहुत कम है, वहां पे आ जाइए 393 पर। पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम क्या है, इसे क्या पुकारा जा सकता है? इसे पुकारा जा सकता है भारत का संविधान। कौन सा पार्ट है? पार्ट 22 है। आपको देखो ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट करूंगा ताकि आपको याद रहे किस पार्ट में क्या चीज दी गई है और किस आर्टिकल में क्या चीज दी गई है। अब उम्मीद है आप 393 नहीं भूलोगे। संविधान का नाम कहां दिया गया? 393 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, हजारों बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड अंडर द प्रोविजन आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 393, आर्टिकल 395, आर्टिकल 390। कौन सा है? 393 है। समझ आ गया? याद हो गया? अब छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी आएंगी, देखो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, कन्फर्म है मुझे इतना, क्योंकि पढ़ चुके हो आप, बहुत चीजें पढ़ चुके हो। और अगर वैसे प्रॉपर क्लासेस नहीं की है तो अपने सेल्फ स्टडी के लेवल पे तो पढ़े ही होंगे कि एग्जाम देना है।
कुछ चीजें ऐसे आने वाली, हाँ सर ये तो पता है, याद याद तो कर लेंगे बाद में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। याद करनी है मतलब साथ साथ याद करना है, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ोगे वो साथ साथ ही याद करनी, तब जाकर ये कवर होगा ना कि इतना इतना कवर हो रहा है। दिव्या जी बहुत विलंब से हो, आप जल्दी आया करो, ठीक है। शॉर्ट टाइटल किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में है, 393 में, याद रहेगा। फिर उसके बाद 394 क्या बात कर रहा है, 394 ये कह रहा है, देखो आप सुनो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमने क्या किया, चलो इसको इन्फोर्स करा देते हैं, इसको अप्लीकेबिलिटी में ले आते हैं, इसकी अप्लीकेबल कर देते हैं, इसको लागू कर देते हैं। अब लागू करने के समय पे बात क्या आई, कोई बात नहीं दिव्या जी, लागू करने में बात क्या है, ठीक है लागू कर दिया आपने, लेकिन सारा नहीं कर रहे अभी, पूरा नहीं हो पाएगा भाई अभी। अब बात क्या आती है भाई साहब, अगर पूरा आप एक साथ लागू नहीं कर सकते तो कितना लागू कर रहे हो। अगर आपने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू तो नहीं कर पाएंगे अभी, प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने कहा ठीक है, तो कितना लागू कर रहे हो, और जो लागू कर दिया वो तो ठीक है, और जो प्रोविजन आपने लागू नहीं किया वहां पे कार्य कैसे होगा। मान लिया मैंने भारत का संविधान अभी भी लिखा है, मैंने कहा ये सारी नीतियां हम बनाएंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो वहां क्या कार्य करेगा, कि वहां पे जो पहले से चलता है ना वो कार्य करेगा, है ना, क्योंकि पूरा हम लागू नहीं कर रहे अभी। तो भाई साहब जितना लागू कर रहे हो वो तो बता दो पहले। आर्टिकल 394 कमेंसमेंट ये बात कर रहा है, यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अब 5 से लेके 9 तक किन चीजों की बात कर रहा है, सिटीजनशिप की। क्योंकि जब भारत का विभाजन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हमने तुरंत कर दिया कि ठीक है भाई साहब बाकी चीजें देखते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लो कौन से भारत के नागरिक है कौन से नहीं है, ठीक है। जब भारत का संविधान बना, ठीक है, माउंटबेटन योजना आई, फिर और कार्य हुई, 2-3 कार्य और होने के बाद पाकिस्तान को भारत को डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कर दिया। फिर हमने कहा देखो संविधान हम लागू करेंगे, लेकिन ये बताओ कब से करना है। इन्होंने कहा भाई साहब देखो करते रहेंगे बाद में, लेकिन पहले तो ये डिसाइड कर लो कौन से भारत के नागरिक है कौन से नहीं है। तो हमने आर्टिकल 5, 6, 8, 9 सब अप्लीकेबल कर दिए तुरंत पहले दिन से। अब वो दिन क्या था, याद आ रहा है क्या दिन था, किस दिन से संविधान के प्रोविजन लागू हुए थे, किस दिन से प्रोविजन लागू हुए थे, डेट क्या थी, ओके 26 नवंबर 1949। इसे किस नाम से बुलाते हैं इस दिन को, 26 जनवरी नहीं, सुबह जी 26 जनवरी नहीं है अभी, जनवरी में भी आएंगे, यहाँ पे हम जनवरी ही पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ और बता रहे हैं अभी। हाँ जी, लॉ डे, विधि दिवस के नाम से बुलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। ये चीजें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अब ये था, फिर आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 388, 380, 391, 392, 393। अब देखो 393 भी एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि भाई साहब जब आप नागरिकता डिसाइड कर रहे हो या और कुछ प्रोविजन डिसाइड कर रहे हो तो किसके थ्रू कर रहे हो, इस संविधान के, कौन सा क्या नाम है इसका, 393 में दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसलिए हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ था, इस डेट पर ये संविधान के ये प्रोविजन लागू हो गए थे। अब बात आती है पूरे, और पूरा संविधान कब लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950, जो अभी आपने आंसर दिया था सुबह जी। इनके अलावा बाकी रिमेनिंग प्रोविजन ये तो पहले ही एप्लीकेबल हो गए थे, इसके अलावा पूरा संविधान एप्लीकेबल हुआ था 1950 में, कब 26 जनवरी। अब बात आती है सर 1950, चलो हमने मान लिया, और 26 जनवरी कहाँ से आ गए यहाँ पे, 26 जनवरी ही क्यों, 26 जनवरी इसलिए क्योंकि 1921 के आसपास बात हुई थी कि हम एक काम करेंगे, अपने संविधान को ना अपने जो रावी नदी के तट पे जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें डिसाइड किया गया था कि हम आजादी जल्दी ले लेंगे अभी, और हम 30 जनवरी 1930 में अपना संविधानता समारोह मनाएंगे, सॉरी 31 दिसंबर 1921 को। तो लेकिन तब तक नहीं हो पाया, फिर सोचा जब हमने इतना अनाउंसमेंट किया हो गया है तो इसको इन्फोर्स करने के बाद ही हम इसको अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है जी। किसी का मैसेज आया अभी, एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहा स्वीटी जी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो 30 जनवरी को हमने सब कुछ इन्फोर्स, 26 जनवरी को 1950 में हमने सब पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया गया था। अब क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी अगर अच्छे लेवल का एग्जामिनर बैठ गया आपके एग्जाम में, अच्छा एग्जामिनर कोई है अच्छे पढ़ने लिखा और आपसे कुछ नई चीज पूछना चाहता है, तो कोई सा आर्टिकल पूछ सकता है इनमें से कि कौन सा आर्टिकल 26 जनवरी से पहले एप्लीकेबल हो गया था, कौन कौन से हैं ये,
कौन सा आर्टिकल इनमें से एप्लीकेबल नहीं हुआ था, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। और दूसरी बात पूछ सकता है कि आर्टिकल 394 में 394 में क्या दिया गया है, कौन सी डेट है, 26 जनवरी 1950 है, या 26 नवंबर 1950 है, या 9 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, कुछ याद है? सर देखो ऐसी चीजें नहीं पढ़ते हैं। वेरी गुड सुबीर जी, वेरी गुड। फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ये तो सिर्फ अभी बता रहे, सारी चीजें नोट डाउन करेंगे, सब कुछ याद भी करना है साथ साथ। अब उसके बाद ये आता है 393 और 94 समझ में आ गया कि नहीं यार? 393 और 94 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रहेंगे, अब तो नहीं बोलेंगे। देखो 2-2 3 दिन आर्टिकल भी डेली पढ़ते रहोगे, याद होता रहेगा। आज की क्लास हमने अभी शुरू नहीं की, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कहां से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही क्यों कह रहे हैं हम। अब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बैरेक्ट है आपका, ये हिंदी में क्यों है? उस समय हिंदी में नहीं बना था ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था, क्योंकि सारे लॉ इंग्लिश में ही थे उस समय दुनिया भर के। और बी आर अम्बेडकर जी हमारे पास आते थे, इन्हें पूरी नॉलेज थी, बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए थे। फिर उसके बाद जो टीम बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंग्लिश में था। फिर बोला सब लोगों ने, भाई साहब एक बात तो बताओ, आप इंग्लिश में है, लोगों का हिंदी पढ़ने वाले ज्यादा है हमारे पास, हिंदी में क्या करें इसका। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ मत, सबका समाधान होगा। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक अमेंडमेंट किया है। क्या जोड़ा गया है? 394A। कौन सा? 394A। और इसको कब जोड़ा गया है? 58 अमेंडमेंट से। 394A कब जोड़ा गया था? 58 अमेंडमेंट से 1987 में। और इसमें बोल दिया कि ठीक है, देखो हम एक काम करेंगे, अब इसको हिंदी में भी रखेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो दूसरी बात, जो हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, पार्ट 22, इसको हम बार बार पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन तब तक ये आर्टिकल आपकी उंगलियों पे हो जाने चाहिए। थोड़े थोड़े देखो आर्टिकल बहुत है, सब कुछ याद होंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आ गया, फिर याद करो 394 में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ प्रोविजन पहले से लागू हो गए थे, कुछ प्रोविजन बाद में ले गए कि ठीक है अभी एप्लीकेबल कर दिया, जो बचे हुए उनको 26 जनवरी से एप्लीकेबल करेंगे हम 1950 से, मतलब 1 साल बाद। तो 1 साल तक संविधान कैसे चला? अंग्रेज तो चले गए थे, 1947 में चले गए थे ना, 48, 49, 50, 3 साल तक कैसे चलेगा भाई हमारा? वो किस रूल से, किस हिसाब से चला था? तो वो बात कर रहा है कौन सा, 94 में मैंने बोला कि इतने आर्टिकल तो हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं 26 नवंबर से 1949 से, और 50 से हमने पूरा संविधान लागू कर दिया। लेकिन अंग्रेज तो 47 में चले गए थे, तो बाकी चीजें जो हमने एप्लीकेबल नहीं की गई थी वो किस तरह से लागू होंगी? तो बताया गया था कि जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था 1935 1947, उसके हिसाब से क्या हुआ था, हमारा देश चलता रहेगा। बिल्कुल सुबी जी, वेरी गुड। तो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब हमारा संविधान लागू कर दिया हमने 26 जनवरी 1950 से, तब हमने कहा देखो भाई साहब, जो आपकी उधार की चीजें चल रही थी ना, आप ले जाओ, अब जरूरत नहीं है हमें इनकी, कि अब हमारा खुद का अपना पर्सनल संविधान बन चुका है, अब आप अपने को लेके जाओ। तो कौन बात कर रहा है? 395। 395 का भाई साहब हमने तो अपने लागू कर लिया, अब आप अपने को पकड़ो और घर जाओ, अब हमें जरूरत नहीं है, उधारी का चल रहा था। अब 395 ने तो बता दिया कि भाई साहब जो 1947 एक्ट चल रहा था आपको, 1935 चल रहा था, 1949 चल रहा था, इनको हटा दो। तो अब तो जरूरत नहीं उसकी, अब क्या, अब भी हटाना पड़ेगा, अब तो है ही नहीं वो उनके प्रोविजन, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे छोटी सी बात याद आ गई कि जो 1935 एक्ट है ना आपका संविधान, हमारा संविधान मैक्सिमम डिपेंड उसी पे कर, उसी से बहुत सारी पावर ली गई है, बहुत सारे प्रोविजन हमने 1935 वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताइए, भाग 22 में हमने 4 आर्टिकल पढ़े, 93, 94, 94A और 95। 93, 94, 94A, 95, 93, 94, 94A जो कि 58 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 1987 से जोड़ा गया था, और 95 ने तो बात किया है, रिपील कर दिया गया पुराने एक्ट को जो चल रहे थे उस समय, ठीक है। 94A ने बोला हिंदी में भी इसकी कॉपी होगी, हमने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है हमें। 94 ने क्या बोला कि भाई साहब इसकी कुछ चीजें तब से लागू हो गई थी पहले ही, और जो बची हुई चीजें 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्स हो जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कब से? 26 जनवरी 1950। और 93 ने बोला था द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये बताइए आर्टिकल भाग 22 आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
भाग 22 याद रहेगा? क्योंकि 4 आर्टिकल उम्मीद है आपको याद हो चुके होंगे और हो जाने चाहिए अभी, अभी से याद हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि बार बार नंबर नहीं आएगा इन चीजों का। और लेकिन ये बात है, जो भी आज कराया जाएगा, क्लास आपकी पहले आधे घंटे के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और उस समय सबको पहुंचना ही पड़ेगा, क्लास में अवेलेबल होना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि सब जबरदस्ती आओ या नहीं आओ, जिसको पढ़ना है वो पहुंचेगा समय पे। कुछ ऐसे होते हैं, अरे छोड़ क्लास में कौन जाएगा, सो जाओ पढ़ के आराम से, दोपहर में क्लास अपलोड मिल ही जाएगी। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, अपने आप खुद धोखा दोगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। देखो यहां तक चीजें सब क्लियर है आपको। अब कॉन्स्टिट्यूशन का सर रिपील हुआ है कहाँ सर, एक मिनट ले लीजिए, हम मैसेज नहीं पढ़ पाया आपका, एक मिनट। अभी सुरभि जी कह रही है सर रिपील क्यों कहा गया जबकि अधिकारी प्रोविंस 1995 से लिया। देखो 1995 से लिया गया है, ठीक है। आपकी कॉपी से मैंने कुछ नोट्स किए, मैं किसी दिन क्लास नहीं गया था, हम दोनों क्लास एक थी, मैंने आपकी कॉपी ली, आपकी कॉपी से मैंने कुछ नोट्स किए, बाकी आपने लिखे। मैंने भी आंसर कॉपी चेक करा दी टीचर को, चेक कर लिया। अब वहां पे ये तो कहेंगे कि ये कॉपी किसकी है, मेरी कॉपी है, आपकी नहीं है। भले ही आपकी कॉपी से मैंने कुछ चीजें ली गई है, पहले आपकी कॉपी के हिसाब से क्लास में काम होता था, अब मैंने अपनी कॉपी दे दी तो आपकी कॉपी खत्म, अब मेरी कॉपी काम करेगी, वहां पे क्लास के सारे रूल मेरी कॉपी से बने जाएंगे, भले ही मैंने कुछ उसमें से लिए गए थे। क्योंकि जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन वो था हमारा बिल था, वो इतना था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा है, उसकी कुछ प्रोविजन है, तो इसलिए उसको तो हमने पूरे को हटा दिया। अब उसमें से भले ही हमारे इसमें कुछ होंगे तो ये पूरा एप्लीकेबल हो गया, इसलिए रिपील किया गया था उन सबको कि अब इनकी जरूरत नहीं है। पहले लिखा जाता था किसके थ्रू, एज पर द चार्टर एक्ट 1935। अब जरूरत नहीं है भाई साहब, हटाओ इसको, अब तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए अब ये चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सिर्फ ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें इसका नाम नहीं पता था, हम कुछ लेके आए थे एक बैग पढ़ने के लिए, हमें इसका नाम नहीं पता था, तो इसलिए हमने भाग 22 पढ़ लिया और उम्मीद है आपको भाग 22 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद साथ साथ करना ही, नहीं तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए 4 महीने करके चल रहे हैं हम, 3 से 4 महीने। बाकी देखते हैं जितना भी लगे, समय से कोई दिक्कत नहीं है, समय भले ही 2 महीने 3 महीने ऊपर लग जाए, ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल में करेंगे अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं। देखो आखिर यहाँ पे रिलायंस के बारे में सबको पता है, जियो के बारे में, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। सॉरी, मैं थोड़ा सा भाई कफ सिरप ले लूं, किसी को कोई आपत्ति? अगर मुकेश अंबानी कल जाकर श्रीलंका पे कब्जा कर ले, मुकेश अंबानी क्या कर ले, श्रीलंका पे कब्जा कर ले और वहां पे शासन चलाने लगे, तो क्या भारत सरकार कुछ कहेगी मुकेश अंबानी को? नहीं कहेगी। क्या भारत सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? यस और नो? मुकेश अंबानी इतना बड़ा ग्रुप है रिलायंस का, उसने कब्जा कर लिया श्रीलंका के ऊपर और वहां पे शासन करने लगे। बोलो जल्दी से यस और नो, क्या भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी उसके कार्य के लिए या नहीं होगी? अब शुरू कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब अभी तो सिर्फ उसका नाम वगैरह पढ़ा हमने, बस बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एक कंपनी थी, पहले एलिजाबेथ का जो शासन था इंग्लैंड में, तो वहां पर रानी से अनुमति ली गई कि हम व्यापार करेंगे। देखो पहली बात तो ये, भारत में क्या था, भारत में बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात मसाले सबसे ज्यादा थे। और ये पता है भारत में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा या कोलंबस? कौन आया था? चलो भाई वास्को मान लेते हैं, सही लगा लेना। ठीक, तो वो भारत आया, मसाले लेके गया, जितने ले गया उससे क्या तक कितने गुना का फायदा हुआ लोगों को पता चला। और कुछ उससे पहले मुगल शासक आए थे, सोना चांदी लूट के ले गए। अब जब वास्को मसाले ले गया, बहुत चीजें ले गया, तो पता लगा अरे एक देश ऐसा भी होता है, वहां पे व्यापार करते बहुत फायदा रहेगा। अंग्रेज लोग आए, हॉकीज वगैरह आए थे, सबसे पहले कौन आए थे? हॉकीज कहाँ आए थे? कौन से राजा के साथ, कौन से राजा ने उसका स्वागत किया था? बिल्कुल सही कह रहे हो, जो मेरे, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बहुत छोटो, इतने इतने डिटेल में नहीं जाते, वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा फिर वहां से। चलिए हम क्या करते हैं, तो भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज लोग आए। उससे पहले पुर्तगाल वगैरह, डच सब आ चुके थे, डच बाद में आए थे, पुर्तगाल वगैरह आ चुके थे, काफी बहुत चीजें हो चुकी थी उससे पहले। जब अंग्रेज लोग आए, 15 साल की परमिशन लेके आए वहां से कि हम व्यापार करेंगे। कहाँ करेंगे? इंडिया में एक कंपनी लगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां की गवर्नमेंट से परमिशन ली उन्होंने कि हम व्यापार करेंगे और हमारे देश से और कोई व्यापार नहीं कर सकता वहां पे।
एक ग्रुप था, सिर्फ वैसे नहीं था गवर्नमेंट ने भेज दिया चलो जाओ हम तुम्हें भेज रहे हैं तुम काम करो, गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं थे, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जेट रिलायंस फर्म, एक फर्म थी। व्यापार शुरू किया यहाँ से, किससे परमिशन लिए? जहांगीर से परमिशन ली है। कौन आया था सबसे पहला अंग्रेज? हॉकिंस। उसे क्या कहा गया था जहांगीर ने? जहांगीर खुश हो गए, ओ भाई साहब गोरे गोरे लोग आ गए मेरे यहाँ, अरे कमाल हो गए, और कह रहे महाराज महाराज महाराज, बादशाह बादशाह बादशाह। जहांगीर खुश, जहांगीर ने कहा ये अंग्रेज खान है। इंग्लिश खान की उपाधि हॉकिंस को किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। और वो गिफ्ट लेके आए थे, थोड़े कपड़े लिबास कुछ अजीब अजीब चीजें, और जहांगीर खुश हो गया, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं मुझे, चलो इतनी चीजें दे रहे हैं, मजा आ गया भाई, मैं तो क्या दिक्कत है जी, व्यापार करना था, अरे कर लो, किसने रोका, मैं बैठा नहीं यहाँ पे। तो व्यापार करना शुरू कर दिया। मैंने कहा साहब हमें परमिशन चाहिए। व्यापार करने लगे, कोई दिक्कत नहीं थी, जहांगीर को कोई दिक्कत नहीं थी और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या हुआ, चलो पैसे तो दे ही रहे हैं, मजा आ रहा है, लूटना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। फिर एक युद्ध हुआ। फिर बाद में युद्ध होने से पहले क्या हुआ था, इनके दिमाग में थोड़ा सा ही आया, यार क्यों हम बार बार इससे परमिशन ले व्यापार करने की? जहांगीर से भी परमिशन ली जाती थी कि साहब हम इतने साल के लिए व्यापार करना चाहते हैं, वो पूरा होने के बाद इतने टाइम के लिए व्यापार करना चाहते हैं, फिर इतने टाइम के लिए। फिर प्रॉब्लम आई, बार बार क्यों जाना पड़ता है उसके पास, अब हम एक काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। क्योंकि उन्हें पता लगा ये जहांगीर वगैरह जो मोमडन शासक थे ये यहाँ के हैं ही नहीं, इन्होंने भी तो कब्जा किया था, तो हम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। और हमारी स्थिति ऐसी थी, जो मुगल शासक थे उस समय, वो भी आपस में लड़ते रहते थे। पहले तो लड़े ही थे लोग बाग, वो भी आपस में लड़ रहे थे। सब इकट्ठे होकर करते तो अंग्रेज तो आते हैं ना भारत में, लेकिन फिर देखा पैसा आ रहा है, हमें करना क्या है, चलो चल रहा है काम, चलता रहा। फिर एक युद्ध हुआ, आपको सुना होगा आपने, दो युद्ध के नाम सुने होंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये मैं सिर्फ इसकी भूमिका जमाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हिस्ट्री में पढ़ना है सारी चीजें, बहुत डिटेल में, मजा आता है पढ़ने में। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सीधा हस्तक्षेप करना शुरू किया राजनीति में, वहां के प्रशासन में। फिर इन्हें परमिशन की जरूरत नहीं थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि साहब यहाँ पे आपके यहाँ चोर डकैत बहुत रहते हैं। बादशाह ने कहा क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ कोई आपको छू भी ले हम सर कलम करा देंगे उसका। मैंने कहा साहब साहब आप इतनी तकलीफ ना करो, बस हमें थोड़ी सी परमिशन और दे दो। उसने कहा क्या, हम थोड़ी सेना रख ले सिर्फ अपनी कोठी की देखभाल के लिए। तो उन्होंने कहा रख लो कोई दिक्कत नहीं। सेना बढ़ाते रहे, युद्ध होने शुरू हुए, जीतने शुरू किए, पुर्तगाल को हरा दिया। फिर बाद में बादशाह के साथ ही लड़ाई शुरू कर दी, सिराजुद्दौला वाला याद होगा आपको सारी चीजें। युद्ध हुई, फिर इनके हाथ में आ गया शासन। अब जब इनके हाथ में शासन आ गया भाई साहब, फिर होती है शुरुआत भारत के दमन की और अंग्रेजों के उत्थान की। क्योंकि इससे पहले सिर्फ ये व्यापारी थे, अब इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया था यहाँ के राजतंत्र में। अब इन्हें चाहिए था अपना सब कुछ, अब परमिशन और कोई हम किसी से नहीं लेंगे, अब उल्टा हम परमिशन देंगे राजाओं को। तो ऐसा कुछ हुआ। और जब कंपनी कब बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेट याद है किसी को? 1600 ईस्वी में, 1680। 1600 में जब कंपनी बनी थी तो रानी ने कुछ लिख के दिया था, याद करो। कोई कंपनी आई थी, अभी हमने बात की थी कि रानी से परमिशन ली थी कि हम एक देश है इंडिया करके जहां पे हम व्यापार करने जा रहे हैं, तो हमें परमिशन दो। 15 साल की परमिशन दे दी, वो मोनोपोली हमारी होगी। मोनोपोली का मतलब क्या है कि मैं हूं ना, सिर्फ मैं ही रहूंगा और कोई यहाँ इस देश से और कोई व्यापार नहीं कर सकता वहां से। कब? 1600 में। तो सबसे पहले रिटर्न में कब मिली होगी फॉर्म में कुछ भी चीज? 1600 ईस्वी में सबसे पहले फॉर्म मिली थी, रिटर्न। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा चलता रहा। 1726 में एक रिटर्न फॉर्म में बनाया गया, वहां से क्या कुछ अदालतों का गठन कर दिया, कुछ और चीजें बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ एक्ट आने शुरू हुए। 1773 का एक्ट आया, 1784 का आया, 1781 का आया, ठीक है। फिर 1786 आया, 1813, 1833, 1853, ये कुछ एक्ट आते रहे। ये क्या थे? ये एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आते रहे। इन्होंने बोला देखो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम आपको पहले बताते हैं हमारे कानून क्या क्या होंगे, आप लोग भी मान लो, सब इस हिसाब से काम करेंगे हम। पहले क्या था, कुछ था ही नहीं, अपनी मर्जी से कंपनी करे जा रही है काम। फिर सरकार को लगा वहां की कि क्या करे, तो कंपनी को अधिकार दे दिए, भाई अब अपने रूल बना लो अपने, आप उसके हिसाब से कार्य करो। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं हुई है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं आज पढ़ेंगे वहां भी पहुंचने वाले हैं। यहां तक होता रहा। फिर अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता होगा स्टार्टिंग में क्या होता था, गीता और कुरान की कस्में खाई जाती है। अब तो 79 के एक्ट के बाद उसको रिपील ही कर दिया था, पूरी तरह से हटा दिया था, उस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था कि वो टेक्स्ट अब ईश्वर को साक्षी मान करके ये लिखना है आपको। अब ईश्वर अल्लाह नहीं है,
ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ, कुरान की कसम खाता हूँ, गीता की कसम खाता हूँ, तो वो तो हटा दिए थे। वो क्यों थे पहले? क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू लोग थे वो धर्म के लिए कटने मरने को तैयार थे, मुस्लिम लोग भी धर्म के लिए कटने मरने को तैयार थे। ये नहीं पता था धर्म है क्या, बस लगे जा रहे थे, लगे जा रहे थे। वही चीजें देखते हुए इन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, धर्म में उलझा दो और लड़ते रहो। फिर धर्म इतनी बड़ी बात थी उस समय, जब आपको पता होगा मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी मेरठ, याद है? मंगल पांडे सबको बहुत अच्छे से पता होगा। मंगल पांडे के टाइम पे क्या हुआ था, वेरी गुड, जब वो कारतूस होते थे, वो ऐसी पिस्टल होती थी, उस पिस्टल का नाम क्या था? इनफील्ड। इनफील्ड इनफील्ड पिस्टल आई थी। उस पिस्टल में इतना बड़ा कारतूस था, काटा, उसमें उसका मसाला भरा और सुई से वो तार वगैरह से उसको ऐसे ठोका उसमें और इसके गोली चला दिया। तो कोई बात नहीं, इसके दोस्त थे एक अंग्रेज जिनके साथ ही काम करते थे मंगल पांडे, पूरी बटालियन थी पूरी मेरठ की लाल कुर्ती बैरकपुर में। कोई बात नहीं, सब प्रॉपर चल रहा था। इन्हें पता लगा कि वो तो सुअर की और गाय की चर्बी से बना हुआ है। कोई बात नहीं, स्नान करके आ रहे थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, तो वो झाड़ू लगाने वाले होते हैं। पहले धर्म बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। उसने हाथ लग गया उनका, इसने उसको मारा या धमकाया, कुछ भी कहा, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तो उसने कहा मैंने धर्म थोड़ी नष्ट किया, तुम्हारा धर्म तो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है, अब तो तुम मेरे जैसे हो। उसने कहा क्यों, क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा तुम तो गौ मांस खाते हो, तुम सुअर की चर्बी खाते हो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं था। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पास जो कारतूस आ रहे हैं वो गाय की और सुअर की चर्बी के बने हुए। उसने अपने मंगल पांडे गया, अपने दोस्त से बात की कि ऐसा कैसे? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें थी। कि ऐसा नहीं है, ये तो रबड़ के बने हुए हैं। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब ये बात फैल गई, पता चल चुका, किसी एक वो था, एक बिजनेसमैन था जिसको अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित किया था, धोखेबाज था एक तरह से, वो भी अपना व्यापार करता कंपनी की आड़ में। तो उसने बदला लेने के लिए मंगल पांडे से मिला। अंग्रेजों का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, गया, देख भाई साहब धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ, देखो फैक्ट्री में ले गए जहाँ पे कारतूस बन रहे थे, वह गाय सुअर की चर्बी थी। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। जब मंगल पांडे ने बात रखी प्रॉपर प्रूफ के साथ कि ये तो गाय सुअर की चर्बी है, तुमने हम लोगों का धर्म नष्ट कर दिया, तो कंपनी का कहना था भाई साहब हम सरकार थोड़ी ही है, कि हम सरकार थोड़े ही हैं, हम तो सिर्फ एक कंपनी है छोटी सी, हम तो अलग है सरकार से। अब अगर हम अलग है तो इतना खर्चा कैसे उठाए हम, वो तो बहुत महंगे आएंगे वैसे कारतूस, तो चर्बी हमें सस्ती पड़ रही है। तब वहां पे कंपनी ने ये दिखाया लोगों को कि हम सरकार नहीं है, और वो सरकार थी भी नहीं। सरकार से सिर्फ परमिशन प्राप्त एक संस्था थी जो व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी। वो लगातार शासन शुरू हो गया था। अब उसके बाद डेट डिसाइड हुई कि इस तारीख को हम आंदोलन करेंगे व्यापक देश में, पूरे देश में आंदोलन की बात हो गई। लेकिन क्या हुआ, मेरठ वाले, अच्छा छोड़िए, आज जोश आ गया बहुत सारा, उससे बहुत दिन पहले आंदोलन शुरू कर दिया, तलवार लेके निकल गए, बंदूकें उठा ली। मतलब जो नियत डेट फिक्स हुई थी आंदोलन करने की कि इसको पूरे देश से ही भगाना है, उससे पहले मेरठ वाले में जो उसको ज्यादा ही आ गया था, चलो आज देख लेंगे, तो कूद पड़े। तो इस कारण से वो असफल भी रहा। फिर उसके बाद जब पूरे देश में व्यापक आंदोलन हुआ तो ब्रिटेन तक बात पहुंची। ब्रिटेन ने कहा भाई साहब आप देखो ये कंपनी की बात नहीं रही, आपको परमिशन दी गई थी व्यापार करने के लिए 1600 के एक्ट के तहत। फिर 1726 में आपका हमने वो एक्ट बनाए गए थे कि अदालत बना सकते हो आप, 73 के एक्ट आए, 93 के एक्ट आए, 83 के, 84 के, 13, 33 सारे एक्ट आ गए। लेकिन अब रहने दो, बहुत कर लिया आपने मनमानी, अब तो बहुत बड़ा आंदोलन है। अब सरकार ने कहा अब मैं खुद कंट्रोल करूंगी। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो शासन आ गया वो पूरी तरह से कंट्रोल में किसके आ गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जो क्राउन के कंट्रोल में आ गया था पूरा। जो वहां की सरकार थी, सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद कुछ एक्ट आए जिसमें सीधा इंटरफेयर किसका था, सॉरी, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन के एक्ट आते रहे। कौन कौन से एक्ट आए थे इसमें, बहुत सारे एक्ट थे। जैसे कि आपका हो गया 1858 सबसे पहला एक्ट आया जिसमें वायसराय बना दिया गया कि अब वो वायसराय सीधा किसको, ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डील करेगा। 1909 आया, 1919 आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती थी वहां प्रेसिडेंट वगैरह के साथ, पीएम के साथ मिलकर के जो टीम भेजती थी यहाँ के कानून बनाने के लिए। 1909, 1919, 1935, फिर क्रिप्स मिशन आया 1940-42, ठीक है। फिर आया था 45 में आया था वेवल, फिर 47, फिर उसके बाद तो भारत आजाद हो ही गया था। थोड़ी सी भूमिका समझ में है किस तरह से भारत अधिनियम बना हमारा,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना, ये सारी चीजों के समावेश होने के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहे। अब आप खुद देखो, जब अंग्रेज लोग आए थे 1600 में, क्या था भारत में? पहली बात तो भारत का शासक कौन था उस समय? अकबर का शासन था। अकबर का शासन था दिल्ली पर, ठीक है। और फिर जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली थी व्यापार करने की। अब उस समय देखो, अकबर, जहांगीर, ऐसे ऐसे राजा थे, मतलब बादशाह लोग थे। उसमें टेक्निकल नॉलेज तो थी नहीं किसी को भी, चाकू छुरे तलवार गोला बारूद बस ये थे। अब उसके बाद जब तक भारत आजाद होता है, क्या हो जाता है? कानून व्यवस्था आ जाती है, रेलवे चलने जाती है, ट्रेन चल जाती है, आपके संचार व्यवस्था बन जाती है। मतलब उस समाज से जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज थी ही नहीं, हमको क्या नॉलेज थी? सिर्फ लड़ाई झगड़े की, शासन करने की, एक दूसरे की। उसके बाद भारत बनता है, जब तक देश आजाद होता है, मतलब अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंतर्गत 300 साल के अंतर्गत क्या क्या होता है? हमारा देश एकजुट हो जाता है। हम सिर्फ अपने समाज के बारे में ना सोच करके पूरे देश के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और उसी का रिजल्ट क्या आता है? हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपको यहां तक की स्टोरी समझ में आई। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करें। अब शुरू करें क्लास, क्योंकि इन चीजों की जानने की नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए थी, इसलिए ये चीजें हमने पहले रिवाइज किया है। और ऐसा नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लिखना भी शुरू करेंगे। आप एक काम कीजिए, लिखिए संविधान के बनने से पूर्व की स्थिति। संविधान के बनने से पूर्व की स्थिति। संविधान बनने से पूर्व की स्थिति। उसमें 2 पॉइंट डालिए ऐसे करके, ए और बी। ए और बी 2 पॉइंट डालिए। ए और बी 2 पॉइंट डालिए, ऐसा डाला। ऊपर आपने डाला संविधान से बनने से पूर्व की स्थिति, नीचे एरो करके एक इधर एक इधर, इधर ए पॉइंट इधर बी पॉइंट। ए पॉइंट में लिखिए कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन कंपनी के अधीन। बी पॉइंट में लिखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। अब ये क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं कि जो पहले रूल आए थे, जो एक्ट आए थे सारे, वो कंपनी ने कौन से एक्ट निकाले हैं अभी तक, क्या क्या उनमें बदलाव हुआ था, क्या क्या उन्होंने भारत में करने की कोशिश की थी, क्या क्या वो भारत में कर पाए थे। और दूसरी बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद की, जब कंपनी को तो खत्म कर दिया, कंपनी गई तेल लेने, अब कंपनी को भगाओ, कंपनी नहीं रही, अब खत्म कर दी। फिर क्या किया सरकार ने कि अब ये हमारी स्थिति है, अब हम चलाएंगे इस भारत को। पहले कंपनी डील कर रही थी, फिर किसने शुरू कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। पहले गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, गवर्नमेंट के अंडर एक कंपनी काम करती थी, वो कंपनी भारत में शासन कर रही थी। फिर 1857 की क्रांति में देखा तो पूरे भारत पे कब्जा है भाई, ये हम कंपनी को क्यों दें, ये अकेला मुकेश अंबानी क्यों देखे? अब तो मोदी जी देखे खुद। तो मुकेश अंबानी का भाई तू निरस्त, आज के बाद खत्म, रिलायंस गायब, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी यहाँ पे। तो ये हुआ था। अब कंपनी के अंतर्गत वाले में लिखो आप, लाइन से सिर्फ एक्ट के नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे ईयर, ताकि आपको याद हो जाए। याद हो जाए नहीं, याद करने ही पड़ेंगे, कल क्लास में सबसे पहले पूछे जाएंगे। लिखिए कंपनी के अंतर्गत 1726 ये एक्ट आए थे, और सारे एक्ट पढ़ेंगे जो जरूरी है। 1726, 1753, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1713, सॉरी 1793 हो गया ना, 1813, 1833, 1853। ये एक्ट, जितने भी एक्ट थे, ये सब किसने निकाले थे? कंपनी ने। भले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट की अनुमति के बाद थे, लेकिन कंपनी, उस समय कंपनी शासन कर रही थी भारत में, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी। भले एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू आ रहे थे, लेकिन कंट्रोल किसका था? कंपनी का था, ठीक है। कौन कौन से लिखे? 1726, 1753, 1773, 81, 84, 86, 93, 1813, 1833, 1853। लिख लिए सभी ने? अब लिख वो भी एक्ट के नाम लिखो ताकि याद हो जाए सभी साथ साथ आपको कि ब्रिटिश क्राउन ने कौन कौन से रूल निकाले भारत में। लिखो 1858,
सॉरी, 1858, 1892, और बाद के तो आपको पता ही है 1909, 1919, 1935, 1947, 1909, 1919, 1935, 1947 ये रूल आए थे। सबने नोट डाउन कर लिए पूरी तरह से? नोट डाउन हो गए? आप कहोगे सर याद कैसे होंगे? याद ऐसे होंगे, सीधी सी बात है, जब 1600 में कंपनी आई तो कुछ ना कुछ तो लिख के लाई होगी। 1600 खत्म, फिर 1756 आपको याद रखना है। चलो 2 एक्ट आज ही पढ़ लेते हैं, इनमें कुछ भी याद नहीं करना। 1726 में क्या था? सिर्फ मुंबई, कोलकाता और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना हो गई थी, बस। 1726 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना हुई थी, लिख लो वहीं पे, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना। और ये सिर्फ मेयर कोर्ट जो था ना, ये सिर्फ सिविल मैटर सुना करता था और उनके सबके लेखा जोखा रखता था सारा, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं। और 1753 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा याद रख लेंगे। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जो भी चीज कभी भी पूछी जा सकती है वो नहीं छोड़ेंगे। 1753 में क्या होता, फ्री लीगल एड की सहायता दे दी थी। फ्री लीगल एड कि जो गरीब व्यक्ति उनको सहायता, निःशुल्क सहायता देंगे हम। लीगल एड याद आ ना, फ्री लीगल एड सीआरपीसी में कहाँ है? सीआरपीसी में फ्री लीगल एड कहाँ है? सीआरपीसी में फ्री लीगल एड कहाँ है? फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। वेरी गुड संजीदा खान जी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा सीआरपीसी में फ्री लीगल एड कहाँ है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्री लीगल एड कहाँ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दिया गया ना। वेरी गुड छवि जी, दोनों आंसर बिल्कुल सही है आपके। इसके सामने लिख लो, आप कभी भूल जाओ। छोटी छोटी चीजें जहां भी मिले ना, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, वो लिख लो जब भी पता चले, ताकि याद हो जाए तब तक। अब याद, ये दोनों एक्ट आपको याद हो गए, फिर आपको याद करना है 1973। 1773 में क्या है, पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे आराम से। 73, 81 तो कुछ नहीं, इसको अमेंडमेंट करने के लिए था। 84 फिर और 86 दोनों छोटे छोटे से एक्ट हैं, बस आपको 1773, 1784 दो याद करने। फिर 1793, फिर 20-20 साल बाद है 1793, 1813, 1833, 1853 याद होगी। 20 साल के बाद एक बड़ा बदलाव आया। 1793, 1813, 1833, 1853, 1773, 1784, 1786, ठीक है, 1793, 1813, 1833, 1853, यहाँ तक क्राउन वो कंपनी खत्म। फिर कौन आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, उसने 1858 का एक्ट निकाला, फिर 1892 निकाला, फिर 1909, 1919, 1935, 1947, ये 4-5 एक्ट आए, 6 एक्ट। फिर हमारा देश आजाद हो चुका है और हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये बताइए यहाँ तक समझ में आई चीजें कि नहीं आई? जो जो चीजें बताई गई है, जो जो पॉइंट अच्छे लगे होंगे आपने नोट डाउन भी करे होंगे, और जरूरत भी है उनको नोट डाउन करने की। ये बताइए जहां तक चीजें कराई है वो क्लियर है सभी को या नहीं पूरी तरह से? इसको स्टोरी बेस लेके चलो ना, मजा आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर खाली इंटरटेनमेंट की बात होती है 1909 के बाद 1919, 1919 फिर 1935, फिर 1947, और इसी 35 और 47 के बीच में 4 एक्ट हो रहे थे। 1940, 1942, 1945, 1946, लेकिन उनकी बात अभी नहीं करेंगे, वो अलग से करेंगे। वो कुछ बिल थे, जैसे आपका आ गया था क्रिप्स मिशन आ गया था, वेवल प्लान आ गया था, पूना पैक्ट आ गया था, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे सारे, वो सब पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब बात अब उसके बाद थोड़ी सी एक बात आप ये देखो, ये तो चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये शासक करता कौन था, क्या हुआ क्या था? जब 1600 में कंपनी आई, कंपनी तो आ गई थी, कंपनी ने व्यापार शुरू कर दिया था, व्यापार करने के बाद कुछ चीजें, कुछ बदलाव आए और अच्छे अच्छे से। कौन कौन शासन करता था कंपनी की तरफ से? जब कंपनी को अनुमति दी गई व्यापार करने की, तो कंपनी ने 2 चीजें रखी। क्या कर रखी कंपनी ने? ये कहा कि ठीक है हम काम कैसे करें। उन्होंने बोले देखो भाई साहब, आप तो एक तो गवर्नर रखो, सीधी सी बात है, क्या रखो? गवर्नर, और उसके साथ कुछ सदस्य, 20-22 सदस्य रखे थे उन्होंने, एक गवर्नर एक सदस्य। फिर कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। कंपनी ने क्या किया, 3 बड़े शहर बनाए, प्रेसिडेंसी बोलते जिन्हें अपनी, बंगाल, कोलकाता, मद्रास। बंगाल, कोलकाता, मद्रास, 3 जगह बड़े बड़े कोर्ट, वहां पे 3 गवर्नर नियुक्त कर लिए। क्या किया?
ध्यान से सुनना, कल हम यही चीजें पढ़ने वाले डिटेल में। हम ये बता रहे किस किस ने शासन किया है भारत में अभी, फिर जिनसे प्रेरित होकर के लोगों ने सीखा, फिर काम तो अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, हम तुम्हारे बस में नहीं चलते, तुम नवाब हो हमारे ऊपर कब्जा करोगे, नवाब साहब तो हमारे बैठे हैं। अब देख लो, जब अंग्रेजों के साथ 1847 क्रांति मंगल पांडे ने शुरू की, लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला सॉरी बहादुर शाह जफर, उसके पास पहुंच गए लोग, महाराज बादशाह 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 आप ही हो, जो भी हो, बस आप तो हमारे बादशाह हो। अब बाबा जी बैठे, बुजुर्ग थे बहुत, अरे मजा आ गया भाई, अब तक तो किसी ने बादशाह नहीं कहा है, तो बादशाह बन के चलो भाई, हो जाओ छोटे, चलो शुरू करो लड़ाई। ऐसा कुछ हो गया था हमारे देश में। ऐसे ऐसे राजा हुए, एक बादशाह ऐसे थे, आपने नाम सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली थे शायद, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है थोड़ा सा। अंग्रेजों ने हमला किया, सबको मार दिया, गिरफ्तार कर लिया। जब बैठा वो होका पी रहे बैठे, उन्होंने कहा आपको डर नहीं लगता हम आपको मार डालेंगे, आप भागी क्यों नहीं? तो बादशाह का कहना क्या था, जनाब जो हमें चप्पल पहनाता है ना वो पहले भाग गया, हमें किसी ने चप्पल नहीं पहना इसलिए हम नहीं भागे। शाही खून था। अब नहीं कहना चाहिए, लोग सलवार पहन के भाग जाते हैं। मैं देखो किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं बता रहा हूँ। अभी उनकी झांकी निकाली गई थी एक गणतंत्र दिवस पे, तो लोगों ने आंदोलन किया कि उन्होंने ऐसा क्या किया, तो बताया कि ऐसे ऐसे काम थे, तो उनकी नवाबदाही की बात कर रहे हैं हम। तो अच्छा कहाँ थे हम, तो 3 प्रेसिडेंसी बना दी गई, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। तीनों जगह पे क्या थे, एक एक गवर्नर नियुक्त किया गया। अब वो गवर्नर वहां, जैसे यूपी का गवर्नर देख लो, उत्तराखंड का गवर्नर देख लो, ठीक है, हर जगह गवर्नर है ना, इसी तरह गवर्नर भी यही काम करते थे, तीनों जगह गवर्नर बना दिए। फिर उसके बाद देखा 1773 का एक्ट लेके आए, इन्होंने बोला कि देखो एक काम करते हैं, अब तीनों से, जैसे तीनों सेना है ना हमारी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अब तीनों का कंट्रोल कैसे करें, जो प्रॉब्लम हमें उसमें आई थी कारगिल की युद्ध में, तो हमने एक टीम बना दी, कौन सी, एक पोस्ट नियुक्त कर दिया, कौन सी, सीडीएस, कंट्रोल कंट्रोल ऑफ डिफेंस, बिपिन रावत जी, जो तीनों सेना के हेड के ऊपर हेड होंगे। इसी तरह इन्होंने बोला 3 गवर्नर है हमारे पास, ये कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब मजा नहीं आ पा रहा है। तो 1773 का एक्ट निकाला गया, ईस्ट इंडिया एक्ट। 1773 के एक्ट में इन्होंने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, इन तीनों गवर्नर में से ना एक को बड़ा कर देते हैं। तो इन्होंने गवर्नर, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, 3 गवर्नर थे, इस गवर्नर को ऊंचा कर दिया, तो ये दोनों गवर्नर इसके अंदर काम करेंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। कल लिखेंगे इन चीजों को, आज तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं, हल्का सा बता रहे हैं कौन कौन क्या क्या है। फिर उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको कह दिया बंगाल बंगाल छोड़, अब तो पूरे भारत का है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, और किसे बनाया, बेंटिंग को। किसे बनाया, विलियम बेंटिंग को। कब, 1833 में। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। मतलब पहले शासन किसका था, गवर्नर का था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी खत्म, कंपनी को डिमोलिश कर दिया, कंपनी गई तेल लेने, हटो चल, अब क्राउन आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अब क्या करें, गवर्नर तो थे, गवर्नर की काम करता है वहां, तो गवर्नर कोई मानते हैं लोग बाग, ने कहा चलो हम एक काम करते हैं, एक पद की और नियुक्ति करते हैं। इन्होंने कर दिया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, वही, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही क्या कहलाएगा, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का अधिकारी उसको बना देंगे, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डील करेगा, गवर्नमेंट से बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जब वो काम करेगा नीचे के भारत के, वो सब वही क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब वाइसरॉय एक पोस्ट थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही पोस्ट के नाम से बुलाया जाने लगा, उस पोस्ट वाइसरॉय से। क्यों, क्योंकि अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काम कर रहा था, ना कि कंपनी के अंदर। कंपनी को हमने पिछले एक्ट के द्वारा निरस्त कर दिया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था कंपनी को, कंपनी नहीं थी फिर, ठीक है। और फिर उसके बाद जब देश आजाद होता है, तो भारत का वायसराय बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है। फिर जब पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो भारत को लेके जाते हैं, और वहां वायसराय की पोस्ट भी समाप्त हो जाती है, वहां बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए, यहां तक ये हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। अब ये जो छोटे छोटे एक्ट आए अच्छे अच्छे, इनमें क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या चेंज आया था,
ये हम कल से पढ़ेंगे, शायद ये मान के चलो कल और परसों 2 दिन और हिस्ट्री का बैकग्राउंड ही चलेगा, लेकिन इतना है वो पूरा होने के बाद एक भी क्वेश्चन आप कहीं से नहीं छोड़ोगे। मतलब ऐसा भी कर सकते थे हम कि आर्टिकल 1 से शुरू करें, आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, केस लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उससे मजा वो नहीं आएगा। आर्टिकल तो आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज पहले होगी तो बेस बनता रहेगा स्टार्टिंग से। फिर हमें ये भी पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन को किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, कहाँ से क्या चीज ली गई है, किस देश से क्या लिया गया है, फिर प्रेमबल को किसने क्या क्या कहा गया था, किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो सारी चीजें पढ़नी है, फिर जाकर के आर्टिकल पे आएंगे। अब बताइए यहाँ तक की चीजें सब क्लियर है पूरी तरह से कि नहीं है? कोई आपत्ति उपत्ति क्लियर है सब कुछ? याद हो गई होंगी सभी चीजें, याद हो जानी चाहिए। हमने देखो आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा, ये आर्टिकल 393 में दिया गया है, क्या नाम होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 394 में क्या दिया गया है कि इसके कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, 5 से लेके 7 तक हो गए थे, फिर आपके 60 हो गया था, 388, 380, 399, ये कुछ 388 ये कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, बाकी बचे हुए सारे 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 394A पढ़ा हमने, जो 58 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1987 में, जिसमें बोला गया था कि अब संविधान की एक हिंदी प्रति भी रखी जाएगी। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 395 में हमने ये पढ़ा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 था उन सबको निरस्त कर दिया, उसकी जगह पे क्या लागू हो गया हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 4 चीजें, 4 आर्टिकल हमने पढ़े, पार्ट 22 था, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब 2 पार्ट आप सुन लो हल्के हल्के से, ताकि देखो एक ही बैकग्राउंड पे चलते रहेंगे ना तो बोर हो जाएंगे, और बोर नहीं होना। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपका खुद का लिखा हुआ है, आपका खुद का बना हुआ है, आपका खुद के लिए है, तो इसलिए आपको इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है? बोर नहीं होना, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। अब थोड़ा सा ये देखो, पहले पार्ट में बताया गया था टेरिटरी ऑफ इंडिया, 4 पार्ट या 5 पार्ट डेली पढ़ेंगे हल्के हल्के, ताकि ये पार्ट भी बैठते रहे दिमाग में। क्योंकि मोटिव ये नहीं है आपको आज कितना कराया कल कितना कराया, मोटिव ये है कि जब इतना हो जाएगा ना, आपको पीछे का आता कितना है, कितनी चीजें याद है कितनी नहीं है। और जो पुराने किसी पेड ग्रुप के कैंडिडेट है, आपके ग्रुप में लिंक मिला होगा, वो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल है, जबरदस्ती कोई नहीं है, चार्ज भी कोई नहीं है उसका, ताकि रिवाइज होता रहे। तो पहले पार्ट ने टेरिटरी की बात की है इंडिया की, पहला पार्ट क्या बात कर रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा पार्ट बात कर रहा है सिटीजनशिप की, तीसरा पार्ट बात कर रहा है फंडामेंटल टेरिटरी ऑफ इंडिया की, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट, और चौथा बात कर रहा है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की या डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल। और 4th ए बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी की। 4 पार्ट याद हो जाएंगे, 5 पार्ट हो गए पूरे। पहला टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा सिटी, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ ये याद करना पहले पार्ट में, दूसरे में, तीसरे में, बस अंदर का कुछ भी नहीं देखना, एक एक आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। पहला पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट, चौथा डीपीएसपी, और 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रहेंगे 5 पार्ट। आज के लिए इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और याद हो गए होंगे। इनको याद कर लेना जितना भी। कल से हम ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह के बारे में जो भी डिटेल है अच्छी जो जरूरी है एग्जाम के लिए लेंगे, उनको नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। उससे पहले कल सबसे पहले जो आज करा उसके सबके क्वेश्चन करेंगे, और उम्मीद आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो उसको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम 7 बजे, सॉरी 6 बजे। वेलकम।